Good morning, dear students. Welcome to the class. Good morning, sir. वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुलिंग फंक्शन, वहां से स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रीट की थर्ड यूनिट है। Is my screen is visible to you all? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay. Now we will start our next topic of Unit 3, बुलियन फंक्शन। ठीक है, कल हमने जितना भी पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था? बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बुलियन फंक्शन। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या होगा? बुलियन फंक्शन जैसे हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, कोई भी तुम्हारे पास फंक्शन है f फ्रॉम a टू b। ओके, तो अब इसमें a क्या होगा, b क्या होगा, अगर उन पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? बुलियन अलजेब्रा, बुलियन फंक्शन। ठीक है, तो वो क्या होगी? We know that the ordinary polynomial could produce function by the substitution। जैसे मैंने ये बोल दिया f of x y z is equal to x into y into z। ठीक है, और तुम्हें फिर f of 1 1 1 फाइंड आउट करना हो तो 1 into 1 into 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी तुम्हारे पास एक आउटपुट आ जाएगी कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। आप एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू पुट करोगे and you can get the value 1। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? बुलियन बुलियन फंक्शन में, बुलियन फंक्शन में हमारे पास एक मैप एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जो हमारे पास bn, ठीक है, bn हमारे पास सेट था बाइनरी ऑपरेशन कोरस्पॉन्डिंग, और b हमारे पास कोई और सेट हो सकता है, तो वहां से वहां तक हमारे पास क्या करेगा? मैप करेगा। यानी हर एक एलिमेंट के लिए, bn के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो और बी एन इसमें क्या है? जैसे बाइनरी ऑपरेशन है, जैसे बी टू लिखना है हमें, तो बी टू में हमारे पास एलिमेंट आएंगे इस टाइप के 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। फिर तुम्हें बी थ्री लिखना है तो बी थ्री में इस टाइप के एलिमेंट आते हैं 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, 1 0 0 और अब 0 1 1। ठीक है, 0 1 1 और ये हमारे पास 1 1 0 और एक लास्ट 1 1 1। तो ये तुम्हारे पास B3 हो सकता है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ऐसे फंक्शन हो, तो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड बुलियन फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? बुलियन फंक्शन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, और ये जो हमारे पास फंक्शन है ये अलजेब्राइक फॉर्म में होगा, जो हमने बुलियन अलजेब्रा जो कल पढ़ा था उसके फॉर्म में होगा। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा? जैसे बुलियन फंक्शन इज कंप्लीटली डिटरमाइन द बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने कल पढ़ा था, तो कोई भी हमें अगर फंक्शन फाइंड आउट करना है तो वो बुलियन एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकता है n वेरिएबल में, जिसको हम बोलते हैं x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn। ठीक है, बिकॉज इट नथिंग बट द इवेल्युएशन फंक्शन ऑफ द एक्सप्रेशन। ये और कुछ नहीं है हमारे पास बुलियन फंक्शन, बुलियन एक्सप्रेशन की ही इवेल्युएशन फॉर्म है। सेम एज जो बुलियन एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था वैसे ही हम बुलियन फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इट मे बी मेंशन हियर दैट एवरी फंक्शन g फ्रॉम bn टू b। ठीक है, ये तुम्हारे पास जरूरी नहीं है कि हर बार तुम्हारे पास क्या बने? एक बुलियन फंक्शन बने। ठीक है, ये तुम्हारे पास कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और कल हमने पढ़ा था कि उसमें हमारे पास 2m टाइप के एलिमेंट होते हैं। इफ वी एज्यूम दैट द बुलियन अलजेब्रा b इज ऑफ ऑर्डर 2 रेज़ टू पावर m। ठीक है, बिकॉज हमारे पास बुलियन अलजेब्रा है, उसकी जो पावर है वो 2 रेज़ टू पावर m होती है। इस टाइप के एलिमेंट होते हैं वेयर m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। then the number of function from bn to b is greater than 2 raised to power 2n, showing that there are functions from bn to b which are not boolean function। कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो, show that the following boolean expression are equivalent to one another। ठीक है, obtain their sum of product canonical form। ठीक है, ये हमें बताना है कि ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? इक्विवेलेंट है। चारों के चारों तुम्हारे पास क्या है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है तो हम इनकी Sir, टेबल एक बना बार लेंगे। एंट्री देना। हो रहे ऑटोमेटिक ऐड। Okay, sir. ठीक है,
तो अब देखो बच्चों, इनको हमें क्या दिखाना है कि सारे के सारे तुम्हारे पास इक्विवेलेंट है, और तुम्हें सम ऑफ प्रोडक्ट कैनोनिकल फॉर्म भी फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। तो हम इसकी क्या बना लेंगे ट्रूथ टेबल। जहां जहां भी तुम्हें दो वेरिएबल के बीच में सम दिखे, तो इसका मतलब बच्चों बताओ क्या होता है सम का मतलब। और x इंटू वाई दिखे तो इसका मतलब क्या होता है। ऊपर वाले का ज्वाइन सर, नीचे इससे वाले का हाँ, मीट। इसके वाले का मतलब होता है प्लस का ज्वाइन, और इसके वाले का मतलब होता है प्रोडक्ट का मीट होता है। तो इनकी हेल्प से हम इनके प्रोडक्ट ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। देखो अब इसमें देखो तुम ध्यान से, मान लो ये तुम्हारे पास E1 है, ये तुम्हारे पास E2 है, तुम्हारे पास E3 है, तुम्हारे पास E4। तो टोटल तुम्हारे पास तीन वेरिएबल यूज हुई हैं, एक x, एक y और एक z, ठीक है। इनकी हेल्प से अगर तुम इनकी टेबल बना रहे हो, ठीक है, तो बाइनरी कॉम्बिनेशन वही बनेगा ना अभी, 0 0 0 0 0 1 एंड अप टू सो। तो ये x के लिए होगा, ये y के लिए और z के लिए। फिर x प्लस वाई तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो x प्लस वाई का मतलब है x और y का ज्वाइन करना है, यानी जीरो का और जीरो का ज्वाइन करेंगे तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। जीरो का और वन का ज्वाइन करेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ, 1 सर। वन आएगा। और जीरो का मीट करेंगे जीरो से कितना आएगा, जीरो आएगा। 0 और जीरो का मीट करेंगे वन से तो कितना आएगा, 0। जीरो आएगा। इनको इनकी हेल्प से तुमने क्या किया, पहले x प्लस वाई फाइंड आउट किया, ठीक है। फिर x कॉम्प्लीमेंट तुम्हें पता है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है बच्चों, 1 वन होता है। और वन का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, जीरो होता है। 0। तो ये तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी है जो हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। इनकी और इनकी हेल्प से तुम x प्लस वाई, एक्स डैश प्लस जेड, ये तुम्हारे पास सेकंड टर्म है यहाँ पे फर्स्ट में। और फिर ए का मतलब इसने पूरा एक्सप्रेशन ना लिख के उसने बोल दिया कि ये है। अगर तुम्हें ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना हो x प्लस वाई, ठीक है, तो प्रोडक्ट दे रखा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे क्या होगा, मीट होगा ना। और यहाँ पे एक्स यस डैश सर। प्लस जेड, ठीक है, फिर मीट दे रखा है वाई प्लस जेड। और तुम इनकी और इनकी और इनकी टेबल पहले ही फाइंड आउट कर चुके हो, ये रही तीनों। और जब तुम्हें इनका मीट निकालना तो तीनों का इंटरसेक्शन कर दो, तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ए में जीरो आ जाएगा ना, क्योंकि मीट करते हैं हम तीन चीजों का, और यस उसमें सर। से एक भी अगर जीरो है तो आंसर जो मीट है वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। 0। जीरो इज द लोअर बाउंड। तो ये जीरो आ जाएगा। फिर जीरो वन वन है, उससे कोरस्पॉन्डिंग भी जीरो आ जाएगा। अब तीनों में वन है, तो तीनों का मीट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वन आ जाएगा। अब इसमें भी तीनों के तीनों वन है, तो इसमें भी वन आ जाएगा। इसमें जीरो है एक, तो इसमें जीरो आ जाएगा। इसमें तीनों वन है तो इसमें वन, एंड अप टू सो। सो दिस इज द टेबल ऑफ ए। इज दैट क्लियर। यस सर। अब सी यस सर। सी की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सी की पहले क्यों फाइंड आउट करी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सम है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट है, जैसे एक्स डैश इंटू वाई, एक्स डैश इंटू वाई, एक्स इंटू जेड, तो वो हम सी के बाद कैलकुलेट करेंगे। तो सी के लिए भी ऐसे ही करेंगे। सी के लिए हमें एक्स प्लस वाई और एक्स डैश प्लस जेड, ठीक है, इसका और इसका तुम्हें क्या चाहिए, मीट, ठीक है। तो सॉरी ज्वाइन, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है तो मीट चाहिए। तो इसका और इसका करेंगे, जीरो वन है तो जीरो आ जाएगा, जीरो वन है तो जीरो आ जाएगा, अप टू सो ऑन। ऐसे तुम जीरो की सी की कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। यस सर। ओके। अब देखो क्या ए की और सी की सेम आ रही है टेबल, यस सर। तो इसका मतलब ए और सी क्या है, इक्विवेलेंट। सिमिलरली अब इक्विवेलेंट। एक्स और जेड है, एक्स और जेड का मतलब एक्स मीट जेड, यही मतलब है ना। तो यहाँ पे यस एक्स और सर। जेड का मीट कर दो, ये टेबल आ जाएगी। फिर एक्स डैश वाई का कर दो, फिर वाई जेड। जो जो लिटरल हमें चाहिए उनका मीन, उनका हमने कर दिया प्रोडक्ट, यानी उनका कर दिया मीट और टेबल बना दी। फिर ऐसे ही बी और डी चाहिए, जैसे हमने ए और सी कैलकुलेट करे वैसे ही बी और डी आ जाएंगे। और बी और डी की, सी और ए की जो टेबल है वो सेम है, इसका मतलब ए है, ठीक है, और बी है, ठीक है। सारे के सारे तुम्हारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है। इज इट क्लियर। यस। तो ये तुम्हारे पास एग्जांपल था। अब जैसे ट्रूथ टेबल हमने फाइंड आउट करनी है, तो एक स्पेसिफिक तुम्हारे पास एक मेथड होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम ट्रूथ टेबल कर सकते हैं बुलियन फंक्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ले लिया, हमने एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल का कोई फंक्शन ले लिया, तीन वेरिएबल के लिटरल ले लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू असाइन करेंगे कि एक्स को, वाई को और जेड को बाइनरी ऑपरेशन में, जैसे इसमें चार के लिए किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हम तीन के लिए कर सकते हैं, जैसे हम तीन के लिए करते हैं, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो जीरो। तो ऐसे कुछ ना कुछ हम, कुछ ना कुछ पैटर्न हम डिसाइड करेंगे, और उसकी हेल्प से बता सकते हैं कि कितने तुम्हारे पास बनेंगे। जैसे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या क्या बन सकते हैं, एक तो सारे के सारे जीरो हो, फिर दो जीरो हो एक वन हो, है ना, और फिर यस सर। दो वन हो एक जीरो। तो इस टाइप के पैटर्न बनाएंगे और वहां से हम इसकी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। अगर तीन के लिए समझ में आ गई तो बाकी के लिए अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है।
Yes, sir. ये तो आते होगा, ये तो बच्चों वाला खेल खेल है, उसमें Yes, sir. प्रोबेबिलिटी में भी करते हैं हम ये, ठीक है। 4 के लिए करना होता है, ऐसे नहीं लिखते थे एच 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 एच, फिर एक एच तो एक एच को हटाते चले जाओ और वहां पे टी लिखते चले जाओ, तो 4 के लिए आ जाएगा। कर लोगे? Yes, sir. मैं एक को फिक्स करके दो को वेरी हाँ, करा दे और सर, फिर फिर 2 दो को को फिक्स फिक्स करके करके एक 2 को को वेरी वेरी। करवा दो, फिर 1 को फिक्स करके यस। 3 को वेरी करवा दो, ठीक है। ऐसे ही इसने किया हुआ है, ओके। तो ये कुछ नहीं है, ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है, ये आप कर सकते हो इजीली, ओके। अब देखो बच्चों, जो यस सर। अब हमने बुलियन फंक्शन बनाया है, बुलियन फंक्शन बोलता है उसको कर्नफ मैप से हम कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए कर्नफ मैप जो हम बनाएंगे, वो हम 4 वेरिएबल के लिए बनाएंगे। ऐसे ही 1 के लिए बना देंगे, फिर 2 के लिए बना देंगे, फिर 3 के लिए बना देंगे, फिर 4 के लिए, ठीक है। और 2 3 के लिए अगर आपको बनाना आ गया तो फिर आप 5 6 एंड अप टू सो ऑन बना सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलता है, यस सर। कर्नफ मैप मैप इज ए ग्राफिकल प्रोसीजर टू रिप्रेजेंट ए बुलियन फंक्शन, ठीक है। कि एक तो हमें देखो बच्चों ऐसा लिखना पड़े एफ ऑफ दिस 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 एंड दिस दिस, फिर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखना पड़े, है ना। ओके। एक हम डायरेक्टली जो गिवन हमारे पास बुलियन फंक्शन है उसका हम क्या ड्रॉ कर दे, ग्राफ ड्रॉ कर दे। ग्राफ से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उनकी टेबल क्या बनेगी, ठीक है ना। जैसे भी हमने टेबल बनाई थी यस यहाँ सर। पे, वो इतनी बड़ी टेबल बनी थी। तो इसको कम करने के लिए कर्नफ मैप हम बनाते हैं, जिससे हमारे पास बुलियन फंक्शन है उसको इजिली समझा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एफ ले लिया फ्रॉम बी एन टू बी। तो उसको हम बनाएंगे। सबसे पहले जो n है उसको 1 लेंगे, फिर n है उसको 2 लेंगे, फिर n है उसको 3 लेंगे, और फिर n को क्या लेंगे, 4। तो हम 4 केस डिस्कस करेंगे। केस 1 में 1 वेरिएबल के लिए, केस 2 में 2 वेरिएबल के लिए, केस 3 में 3 वेरिएबल के लिए, एंड केस 4 में 4 वेरिएबल के लिए, ठीक है। जैसा 1 2 3 के लिए आएगा वैसे ही 4 के लिए आ जाएगा, ठीक है। बस हमारा जो टेबल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ओके। अब देखो बच्चों, यस सर। n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 में तो तुम्हारे पास दो ही नंबर होंगे, एक तो 0 होगा और एक तुम्हारे पास क्या होगा, 1 होगा, है ना। यही दो पॉसिबिलिटी यस बनेगी, सर। क्योंकि तुम्हारे पास यस। n में 1 है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 2 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो 0 और 1, और 0 और 1 है तुम्हारे पास, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 लेके चले हो, तो कितने वेरिएबल का केस है बच्चों, 1 वेरिएबल का केस वन है ना। वेरी। तो 1 वेरिएबल के इस केस में दो ही चीज हो सकती है, एक तो x हो सकता है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यस तो सर। टेबल उसकी ये बन जाएगी, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना, ये तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगी टेबल, x डैश है तो 0 और x है तो 1 है, ओके। ये तो सिंपल सिंपल अंडरस्टूड है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ यस सर। फॉर n इज यस इक्वल टू 2 सर। के लिए देखो, अगर तुम्हारे पास n इज इक्वल टू 2 है और कोई भी फंक्शन है तुम्हारे पास bn टू b। अब n इज इक्वल टू 2 के लिए तुम्हारे पास जो bn है उसमें 4 एलिमेंट होंगे, एक तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। इन 4 एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग देखो हम कैसे बनाएंगे। और n इज इक्वल टू 2 है, यानी वी आर डिस्कस द केस ऑफ 2 वेरिएबल, ठीक है। दो तुम्हारे पास वेरिएबल होंगे, और दो वेरिएबल है वो हमने क्या ले लिए, x y। तो एक्स वाई ले लिया, तो यहाँ से इनके कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएंगे, एक्स डैश इंटू वाई डैश, ठीक है। तो अब इनके टोटल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखेंगे वन वन पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो बनाना आसान है, जैसे यहाँ पे एक टेबल बना ली, क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट है तो तुम्हारे पास स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लिख लिया 0 1 0 1, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो, 0 की 0 के साथ करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर 0 1, ठीक है, फिर 1 0, और इनका जो ऑर्डर है बच्चों, जिस सीक्वेंस में लिखा है, जिस ऑर्डर में लिखा है, उसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। क्योंकि जब n इज इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर? और अब यहाँ पे देखो, वेरिएबल के लिए लिखना है, तो वेरिएबल के लिए भी हम ऐसे ही स्क्वायर बनाएंगे। सबसे पहले स्क्वायर बना के यहाँ पे तो लिख लिया हमने x डैश, और यहाँ पे x, और यहाँ पे y डैश, और यहाँ पे y। अब इनके कॉम्बिनेशन x डैश y डैश, फिर x डैश y, और फिर जैसे x y डैश, और यहाँ पे x y, ठीक है। जैसे हम जो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें जो टेबल बनाते हैं हम, तो वो सेम एज इट इज हम बुलियन फंक्शन के लिए बनाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। अब देखो बच्चों, अब इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास केस था 2 वेरिएबल का, ओके। तो एक डेफिनेशन है तुम्हारे पास एडजेसेंट की, ठीक है, कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि पास पास, टू फंडामेंटल प्रोडक्ट,
ठीक है, फंडामेंटल प्रोडक्ट या बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें हमारे पास लिटरल होते हैं, रिपीट नहीं होते, उसको हम क्या बोलते थे, फंडामेंटल प्रोडक्ट्स, जो हमने कल डिस्कस किया था। आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव द सेम वेरिएबल, अगर तुम्हारे पास सारे वेरिएबल सेम हैं, ठीक है, लेकिन एक लिटरल उसमें मैच नहीं करता है, ठीक है, तो उन दो एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एक्सप्रेशन। दस देयर मस्ट बी अनकम्प्लीटेड वेरिएबल, ठीक है, अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल इन वन प्रोडक्ट विच इज कॉम्प्लीमेंटेड इन अदर। जैसे हमने P1 ले लिया, P1 में ले लिया एक्स वाई जेड डैश, और P2 है उसमें ले लिया मैंने एक्स वाई डैश जेड डैश। तो बच्चों देखो, इनमें देखो यहाँ पे एक्स है, जेड डैश है, जेड डैश है, तो यहाँ पे वाई है और यहाँ पे वाई डैश है, मतलब लिटरल है, वो एक अपने कॉम्प्लीमेंट से डिफर कर रहा है। तो जो P1 है और P2 है हमारे पास, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट। इज दैट क्लियर? ओके। यस सर। नेक्स्ट है दस। दोबारा सर। देखो एडजेसेंट क्या होता है तुम्हारे पास, अगर एक एक्सप्रेशन है दूसरा एक एक्सप्रेशन है, वो सारे के सारे वेरिएबल सेम हो लेकिन एक लिटरल से डिफर करते हो, जैसे यहाँ पे y है और यहाँ पे y डैश है, या फिर ऐसे होता है एक्स वाई जेड और दूसरे में होता है एक्स वाई जेड डैश, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं तुम्हारे पास, एडजेसेंट, ठीक है। तो ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट एक्सप्रेशन। ओके, तो यहाँ पे P1 और P2 है तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एक्सप्रेशन हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट बोल रहा है उसने, the sum of two such adjacent products will be a fundamental product with one less literal, ठीक है, तो वो तो होगा ही क्योंकि एक से ही डिफर करते हैं। यहाँ से अगर P1 P2 का सम अगर फाइंड आउट करें तो वो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें यस सर। अब देखो यहाँ पे P1 प्लस P2 लिखा है, P1 प्लस P2 लिखा है, तो यहाँ पे एडजेसेंट फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक तुम्हारे पास मान लो 10 टर्म है जिसमें, और तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा है, तो तुम या यहाँ तो मैंने वन वन लिख दी, यहाँ भी एक लिख दी टर्म और यहाँ भी एक लिख दी, है ना। तो यहाँ तो आप डिफर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या क्या डिफर करते हैं, ठीक है। और अब इनको एडजेसेंट कैसे देखना है, इनको कैसे देखेंगे, इसलिए हम कर्नॉफ मैप है उसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल करते हैं कुछ, जैसे ये एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया, फाइंड द प्राइम इम्प्लीकेंट एंड ए मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट, ये तो कल का काम है जो हमने कल किया था, फ्रॉम ईच अदर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन। तो इसने ले लिया E1 E2 E3, ठीक है। कर्नॉफ मैप आ गया समझ में। यस सर। अब E1 उठाया है इसने, तीन 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 पार्ट लिए इसके, जो ये टेबल है तुम्हारे पास है ये E1 के लिए है, जो ये टेबल है तुम्हारे पास ये E2 के लिए है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, एडजेसेंट अभी मैंने बताया कि यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई डैश है, तो बच्चों बताओ जो एडजेसेंट वेरिएबल है वो कौन सा होगा इसमें, वाई। एक्स बिल्कुल, वाई। वाई। ठीक है, वाई हो जाएगा। ओके, और टेबल की फॉर्म में लिखना हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे टू वेरिएबल के लिए E2 ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स डैश वाई, यहाँ सर पे एक्स, हाँ जी, एडजेसेंट में मतलब एक में तो वो खुद वेरिएबल और एक में उसका कॉम्प्लीमेंट हो, हाँ जी, इसी टाइप से है ना सर? हाँ जैसे हाँ दो दे रखे हैं तो उनमें एक में वो खुद और दूसरे में उसका कॉम्प्लीमेंट हो, हाँ, या फिर एक में कॉम्प्लीमेंट एक में और वो खुद हो, ऐसा इसका बाकी सारे लिटरल सेम हो। सारे बाकी लिटल सेम हो, बिल्कुल। जैसे ठीक देखो है सर। E2 देखो, E2 में देखो यहाँ पे एक्स वाई है ना, और यहाँ पे एक्स डैश वाई है, फिर देखो वाई और नेक्स्ट में वाई का कॉम्प्लीमेंट है एक्स डैश सेम है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे तीन टर्म आई है, तो इसका यस सर। आपने कर्न ऑफ मैप बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा ये टिक वो किए हुए हैं जो टर्म पॉसिबल हो, यानी एक्स वाई है वो यहाँ पे आया था तुम्हारे पास, अभी हमने टेबल बनाई थी ना, तो यहाँ पे यस सर। तुम्हारे पास एक्स वाई था, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास था एक्स डैश वाई था, तो इस टाइप से टेबल बनाई हुई है यहाँ पे। तो तुमने देखा कि ये तुम्हारे पास एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट है तो इसमें एक तो एक्स हो गया और एक तो एक्स डैश हो गया और एक वाई हो गया, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट वेरिएबल, ठीक है। ओके, सर हाँ जी, जैसे अभी ये टू वाली टेबल थी, इसमें स्टार्टिंग में एक्स है फर्स्ट में, और हम्म, सेकंड टर्म में एक्स डैश था, यहाँ पे और एक्स होता सेकंड है, में वाई और वाई डैश था। वेरिएबल इसमें वाई वाई सेम था, उसमें एक्स एक्स सेम था, तो इसमें से वाई वाई को क्यों बोला गया सर? वाई डैश को भी बोल सकते, तो बोलता रहा ये, चेक द स्क्वायर्स कोरस्पोंडिंग टू दिस वेरिएबल, द एक्सप्रेशन E2 कंटेन टू पेयर ऑफ एडजेसेंट, टू पेयर बोल रहे हैं ना बच्चों, डिजाइन बाय द टू लूप which include all the square of E2,
द वर्टिकल पेयर रिप्रेजेंट y एंड हॉरिजॉन्टल पेयर x डैश, ठीक है। हेंस y एंड x आर द प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। तो ये दोनों हुए ना सर यहाँ हाँ पे? हाँ, दोनों हुए। ठीक है वो सर। किस फॉर्म में दिए हुए हैं, उस फॉर्म में वो एक एक पैटर्न बना रखा है कि हम उनको ही बोलेंगे, ठीक है। सबसे ओके पहले सर। जो आएगा ना उसको बोल देंगे हम। इज दैट क्लियर? यस सर। और सर जैसे अभी टू इक्वल टू एक्स वाई ये मिनिमल टर्म वो जोन से कॉम्प्लीमेंट थे उनको हटा के जो बचेगा हाँ सिर्फ हाँ, वो। ये जो कल हम फाइंड आउट कर रहे थे वही है, ठीक है, ओके मिनिमल। सर। ओके। तो ये 3 के लिए आप कर सकते हो। सिमिलरली अगर हमें 3 वेरिएबल दे रखी हो, ठीक है, यानी अब तुम्हारे पास जो n की वैल्यू क्या है, 3 है। तो अब तुम्हारे पास 3 वेरिएबल आएंगे तो b3 जो बनेगा वो तो क्या बनेगा, 0 0 0, ठीक है, 0 0 1 एंड अप टू सो ऑन। 8 एलिमेंट आएंगे इसमें, ठीक है। यस सर। और सिमिलरली इसका कर्न ऑफ मैप हमें बनाना हो, ग्राफ बनाना, तो इसको ये तुम्हारे पास है, यहाँ पे ले लो वाई जेड डैश, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग लेके बाकी सारी की पॉसिबिलिटी ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। जो ये तुम्हारे ये पास सर ये पॉसिबल, कैसे लिखे जाएगा एक बार हाँ बताना, हाँ जैसे एक्स एक्स डैश हो हाँ, गया सुनो तो और सुनो, उसकी मेरी भी सुनो, पॉसिबिलिटी। सुनो सुनो, मेरी भी सुनो। कैसे हाँ लिखा सर। जाएगा, जो हमने n इज इक्वल टू 2 के लिए बनाई थी ना टेबल, यस सर। उसमें टेबल में जो 4 रो थे, जैसे ये था, तो 1 2 3 4, इन सभी को यहाँ पे लिख लो एक लाइन में, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये लिख लिए 4 रो, ठीक है। और यस फिर सर। यहाँ पे क्या यस। लिख लो, जो 3 वेरिएबल की बात आई है, तो ये जो लिखने है ये हमें 2 वेरिएबल के लिखने है, जो केस 2 था, है ना। और 3 वेरिएबल यस की सर। बात आई है तो यहाँ पे x डैश और x, यानी ये तुम्हारे पास है, ये फोर्थ वेरिएबल है। और ये तुम्हारे पास आया था y z डैश, y डैश z, y z और y z डैश। अब इनकी और इनके कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखते चले जाओ एंड यू कैन गेट द टेबल फॉर n इज इक्वल टू 3। समझ आया कैसे बनानी है, ये कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल भी। 2 के लिए बनाना, और 2 के लिए बना के फिर 3 के लिए बना सकते हो, ओके। तो यहाँ पे बनाना ओके है, तो सर। यहाँ पे हो जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, यहाँ जाएगा एक्स डैश वाई डैश जेड, एक्स डैश वाई जेड। अब देखो कंफ्यूजिंग नहीं है, अगर तुम्हें टेबल बनानी आ गई अब तुम कंफ्यूज नहीं होगे। और एक मैं तुम्हें बोलूँ बिना टेबल के बनाओ, तो वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है ना, तो सारे के सारे लिटरल लिखने के लिए। इज दैट यस सर। क्लियर? यस सर। तो ये था केस n इज इक्वल टू 3 के लिए आप बना सकते हो बाय बेसिक रेक्टेंगल, ठीक है। इन कर्नॉफ मैप विथ 3 वेरिएबल वी मीन ए स्क्वायर, 2 एडजेसेंट स्क्वायर और 4 स्क्वायर, ठीक है, विच फॉर्म में 1 बाय 1 4 और 2, ये वही हमने बताया। और रेक्टेंगल कैसे बनाइए, एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द प्राइम इम्प्लीकेंट एंड मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने 2 के लिए किया था वैसे ये 3 के लिए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एडजेसेंट हमने फाइंड आउट करने हैं इसमें, ओके। यस सर। तो ये आप खुद करोगे, एग्जांपल सेम एज इट इज है। और अब केस 4, यानी अगर तुम n इज इक्वल टू 4 ले लोगे यहाँ पे, ठीक है, वी टेक n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 लेंगे यहाँ पे, तो f है जो b4 टू b बनेगा। तो अब तुम्हारे पास जो एलिमेंट आएंगे, जो वेरिएबल आएंगे वो 4 आएंगे, वो तो हमने ले लिए x y z और t, ठीक है। तो इस टाइप से बनेंगे x y z t डैश, यहाँ पे फिर टी डैश आ जाएगा, फिर यहाँ पे टी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट हम उसका चेंज करते चले जाएंगे। तो इस तरह लिखेंगे उसको। और अगर उसकी टेबल बनानी हो 4 के लिए, तो टेबल एज इट इज बनाएंगे हम। देखो यहाँ पे लिख लिया हमने जेड एस दोनों के कोरस्पोंडिंग, ठीक है। जो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम है वो जेड एस के लिए है, और जो थर्ड कॉलम है वो जेड के लिए है। यहाँ पे एक्स डैश के लिए है, और यहाँ पे, और जो ये टेबल बनाई है, ये टेबल बना ली हमने 3 वेरिएबल के लिए। समझ आया बच्चों? अभी एक लड़की ने पूछा था, बच्ची ने, कैसे बनाएं ये टेबल। देखो 3 के लिए बनाना है तो हम 2 वाली यूज करेंगे टेबल, और 4 के लिए बनाना है तो 3 वाली यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? अब मैं तुम्हें बोलूं कि n इज इक्वल टू 5 के लिए बनाना है, तो उसके लिए जो 4 के लिए जो टेबल होगी वो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। और जो टोटल एलिमेंट आते चले जाएंगे वो 2 रेज टू पावर समथिंग में आएंगे। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए है, तो टोटल एलिमेंट जो टोटल लिटरल हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो ये तुम्हारे पास टेबल बन जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। और दिस इज योर टेबल। बना लोगे ना इसको। यहाँ से देखो इसने एरो भी बनाई हुई है, ये वाई डैश के लिए है, 3 और 4th रो, सेकंड और थर्ड रो है ये वाई के लिए है, फर्स्ट और सेकंड रो है वो एक्स डैश के लिए है,
थर्ड और फोर्थ रो वो एक्स के लिए है, तो ऐसे भी बना सकते हो, और फोर की हेल्प, सेक थर्ड की हेल्प से वैसे भी बना सकते हो। हाँ जी। जैसे वो पहले सेकंड वाली यूज़ करके थर्ड की बनाई थी ना, हाँ ये हाँ। ऊपर वेरिएबल 3 टपल में ही लिख लेंगे हम, 3 इक्वेशंस में, मतलब 3 वेरिएबल में। हाँ हाँ। उस टाइप से नहीं हो सकता, और उस एक्स टाइप से भी वाई। हो सकता है, उस टाइप से भी हो सकता है, मैंने बताया, मर्जी है तुम्हारी। लेकिन कर्न ऑफ मैथ है जो जो हम सिंपल लेके चलते हैं वो ऐसे लेके चलते हैं। बना तो कोई बच्चा बिना उसके भी, किसी को कंफ्यूजन ना हो तो इसके बिना भी बना सकता है ना। लेकिन ये ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए हम इसको लिखते हैं ऐसे। दैट इज सर एक कॉल्ड। बार एक्सप्लेन कर दो आप इसको। एक्सप्लेन करना, देखो जो तुम्हारे पास जो फर्स्ट टेबल आई है, ठीक है, ये तुम्हारे पास एक्स के कोरस्पोंडिंग है, और इसमें सिर्फ हमने वाई डैश लिया हुआ है, ठीक है, वाई लिया हुआ है। नेक्स्ट में हमने वाई डैश ले लिया, यानी जो ये टेबल थी थ्री के लिए, ये एज टीज यहाँ पे जो थी ये टेबल, इसमें हमने एक बार तो सिंपल बनाना होता है, एक बार इसमें टी डैश ऐड कर दो और एक इसमें टी ऐड कर दो, तो टोटल तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, 16 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एंड यू कैन गेट द दिस टेबल। ओके, लिखी हुई है, बात समझने की है। ओके, तो इसको आप बनाओगे तो यस आसानी सर। से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली एडजेसेंट हमने फाइंड आउट करनी है k इज इक्वल टू 4 के लिए, तो ये तुम्हारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, कर लोगे इसको। तो तुम्हारे, हम सिर्फ चार यस ही सर। केस डिस्कस करेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, एंड n इज इक्वल टू 4 के लिए। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इनमें से कोई भी एक एग्जांपल आ सकता है, एग्जांपल ही पूछते हैं मेन तो ये थी तुम्हारे पास यूनिट नंबर 3। ओके, अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, हम यूनिट 4 पढ़ेंगे। यूनिट 4, जो तुम्हारे जो प्रीवियस ईयर सिलेबस था उसमें क्या किया, दो चैप्टर्स को मिला के तुम्हारी यूनिट 4 बनाई हुई है, ठीक है। तो एक में हम पढ़ेंगे मशीन्स, ठीक है, और एक में हम ग्रामर और सिंपल डेफिनेशंस है वो हम यूज पढ़ने वाले हैं। ओके, सेकंड लास्ट जो यूनिट है वो फर्स्ट पोर्शन है इसका, फोर्थ यूनिट का, और जो लास्ट जो यूनिट है वो लास्ट पोर्शन है फोर्थ यूनिट का, यानी फोर्थ यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो ये बीच में चैप्टर है ग्राफ थ्योरी, ये नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। और अगर एनी फाइव का ऑप्शन आ जाए बच्चों तुम्हारे पास, तो तुम कोशिश करना कि जो अभी तक हमने किया है 3 यूनिट तक, वहां तक तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, यानी यू कैन स्किप द फोर्थ यूनिट बिकॉज फोर्थ यूनिट इज वेरी लेंथी। ये बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है। और जो अब हम पढ़ने वाले हैं यस उसको सर। बोलते हैं कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। जितना भी हम ये यूज है, कोई बच्चा पूछ सकता है कि क्यों हम इतना पढ़ रहे हैं। ग्राफ थ्योरी नहीं है सर हमारी इसकी। हाँ हाँ, ग्राफ थ्योरी नहीं है, तभी तो हमने इसको स्किप कर दिया। ग्राफ थ्योरी नहीं है, फाइनाइट स्टेट मशीन ऑटोमेटा ये है तुम्हारे पास, है ना, सिलेबस तुम्हारे पास है ना सभी के पास। तो फोर्थ यूनिट है, एक तो यस सर। उसमें कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी है, उसको डिवाइड किया हुआ है, और जो एक ग्रामर और जो हम लेके चलेंगे वो जो डेफिनेशंस है वो फोर्थ यूनिट का सेकंड पार्ट है, यानी इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो तुम्हारे पास फोर्थ यूनिट का सेकंड पार्ट है। इज दैट क्लियर? अभी कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इस पीडीएफ में से कौन सी निकलवाएं, प्रिंट आउट नहीं निकलवाएं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो इस यूनिट में, यूनिट जो इस पीडीएफ में एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, इसकी जो सेकंड यूनिट है, ठीक है, और फोर्थ यूनिट है और फिफ्थ यूनिट है, ये तुम्हें निकलवानी है। समझ आया सभी को? यस सर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, फाइनाइट स्टेट मशीन। ये मशीन वो वाली नहीं है बच्चों, ये सोचो मशीन का क्या मतलब है। इट्स जस्ट ए नोटेशन कि मशीन हम किसको बोलेंगे, ठीक है। अब अभी तक जितना हम काम कर रहे थे उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम
जो फंक्शन हैं उनको भी ज़्यादा इंक्लूड करने वाले हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग हम फाइनाइट स्टेट मशीन बोलेंगे। अगर एक एग्जांपल समझ में आ गया तो बाकी सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है? यानी इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन, ठीक है? फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होती है? ए फाइनाइट स्टेट मशीन, और इसका दूसरा नाम है कंप्लीट सीक्वेंशियल मशीन, is an abstract model of a machine with a primitive internal memory. A finite state machine M consist of, मतलब इसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले है इनपुट, ठीक है? इनपुट होनी चाहिए, इनपुट सिंबल क्या है? सेकंड है तुम्हारे पास इंटरनल स्टेट, स्टेट्स होंगी, और स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस नोड, एस वन, एस टू एंड अप टू थ्री, एस एन तक, ठीक है? थर्ड में तुम्हारे पास है फाइनाइट सेट ऑफ आउटपुट सिंबल, ठीक है? कुछ हम इनपुट डालेंगे और आउटपुट तुम्हारे पास होनी चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारे पास है एन इनिशियल स्टेज एस नोड इन एस, ठीक है? जो तुम्हारे पास इंटरनल स्टेज स्टेट होंगी, उसमें जो सबसे पहली स्टेट है उसको हम बोलेंगे एस नोड, और एस नोड से स्टार्ट करेंगे हम, एस नोड से एस वन पे जाएंगे, एस वन से एस टू पे जाएंगे, एस टू से एस थ्री पे जाएंगे, ठीक है? ए नेक्स्ट स्टेज फंक्शन, ए नेक्स्ट स्टेज फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से हमें इनपुट डाली तो एस नोड से एस वन पे जाना है, या एस नोड से आप एस टू पे भी जा सकते हो। तो ये सब डिसाइड करने के लिए जो फंक्शन है उसको हमने बोल दिया एफ। इज दैट क्लियर? एफ समझ में आया क्या है? यस सर। ठीक है, कि तुम्हारे पास जो इनपुट होगी और एक तुम्हारे पास स्टेज होगी, तो स्टेज और उस इनकी इनपुट की हेल्प से हमें नेक्स्ट किस स्टेज पे जाना है, उस फंक्शन को हम एफ बोलते हैं, और उसका नाम है तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेज फंक्शन। रिप्रेजेंटेशन है एफ फ्रॉम एस क्रॉस आई टू ओ, और ओ तुम्हारे पास क्या है? इनपुट सिंबल, ठीक है? नेक्स्ट है तुम्हारे पास एन आउटपुट फंक्शन, आउटपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, ये भी सेम फंक्शन है एस क्रोम, ये एस तक होगा, ठीक है? और ये तुम्हारे पास होगा ओ तक, ठीक है? एस फोर स्टेज, तो इसके लिए बोलते हैं नेक्स्ट स्टेज फंक्शन, ठीक है? और जी को बोलेंगे हम आउटपुट फंक्शन। ये तुम्हारे पास जो जी है ये तुम्हारे पास हो जाएगा आउटपुट फंक्शन। तो समझ में आया एफ क्या है और जी क्या है? देखो, और मशीन को अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करना है जैसे बूलियन अलजेब्रा में करते हैं, वैसे ही अगर मशीन को हमने लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे m इज इक्वल टू m ऑफ i इनपुट स्टेट्स आउटपुट, ठीक है? फर्स्ट स्टेट आप क्या लेके चल रहे हो? एस नोड, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज फंक्शन एफ और जी, तो ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगी? एक मशीन बन जाएगी, ठीक है बच्चों? यस सर। तो अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस टेक, हमने आई है वो ले लिया टू वेरिएबल में, तो इनपुट जो हम सिंबल डालेंगे वो ए डालेंगे और बी डालेंगे, ठीक है? अभी तो हम मैथमेटिकली पढ़ेंगे, लेकिन बाद में हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अगर एक बार ग्राफ बनाना आ गया तो आप इसको इजिली बना सकते हो, फिर ये कंफ्यूजिंग नहीं होगा। ओके, तब देखो, हमने इनपुट सिंबल ले लिए ए और बी, स्टेट हमने दो ले ली, तीन ले ली। फर्स्ट स्टेट है वो एस, स्टेज है वो एस नोड है, नेक्स्ट एस वन है, और नेक्स्ट एस टू है। आउटपुट सिंबल ले लिए हमने एक्स वाई जेड, ठीक है बच्चों? और जो यस सर। एस नोड है वो तुम्हारे पास क्या है? इनिशियल स्टेट, ठीक है? ये तुम्हारे पास इनिशियल स्टेट है। अब देखो बच्चों, और जो फंक्शन डिफाइन उसने किया हुआ है नेक्स्ट स्टेट फंक्शन, वो ऐसे, ये वो खुद डिफाइन करेगा, ठीक है? एफ ऑफ एस नोड, एस नोड ए, यानी एस नोड में अगर तुम्हारे पास ए सिंबल डालोगे तो ये किस मशीन के कोरस्पॉन्डिंग आंसर देगा? एस वन के कोरस्पॉन्डिंग। सिमिलरली नेक्स्ट, अगर एस वन में ए डालोगे तो एस टू चला जाएगा, और फिर एस टू में ए डालोगे तो ये दोबारा एस नोड के इक्वल आ जाएगा। समझ आया तीनों के तीनों? सिमिलरली एफ ऑफ एस नोड में अगर तुम बी इनपुट डालोगे तो तुम्हारे पास एस टू स्टेट जाएगा ये, और फिर एस नोड में या एस वन में तुम बी डालोगे तो ये एस वन स्टेट में ही रहेगा, ठीक है? ये डेफिनेशन है, ऐसा फंक्शन उसने डिफाइन किया हुआ है। सिमिलरली एफ ऑफ एस टू है, अगर उसमें बी तुम इंक्लूड करोगे तो वो एस वन पे चला जाएगा, ठीक है? यस सर। ये समझने का तो कुछ है ही नहीं, ये तुम्हें दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है? कि एस नोड तुम्हारे पास स्टेट है, एस नोड जी तुम्हारे सर, पास, जैसे ये एफ एस नोट को एस वन के इक्वल है। इसका मतलब देखो अभी हम नेक्स्ट हमारे पास यही है, डायग्राम, डायग्राम से समझेंगे। लेकिन अभी मशीन कैसे बनाई है उसने,
वो हम मैथमेटिकली डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए सिर्फ हमारे पास एक ही एग्जांपल है। अगर ये लिखना हो तो हम डायग्राम से बनाएंगे कि कैसे एस नोड से एस वन पे जाएंगे बाय इनपुट ए, एस नोड से एस टू पे जाएंगे बाय इनपुट बी, एस वन से एस वन पे ही रहेंगे बाय बी। तो ये स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेज फंक्शन की ऐसे डिफाइन हुआ। नेक्स्ट स्टेज फंक्शन मतलब नाम से पता चल रहा है कि आप इनपुट सिंबल से एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कैसे जा रहे हो। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने स्टेट कौन सी ली है और जो इनपुट सिंबल है वो कौन सा लिया है। तो उनकी 6 पॉसिबिलिटी इसने बता दी, ये बनेगी। देखो इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 6। तो वो 6 की 6 6। पॉसिबिलिटी इसने ये लिख दी यहाँ पे। इज दैट क्लियर? यस सर। और ऐसे ही जैसे एफ यस सर। डिफाइन किया उसने, वैसे ही आउटपुट फंक्शन भी डिफाइन कर दिया कि एस नोड ए लेंगे तो यस सर। आउटपुट एक्स आएगी, और एस वन अगर ए लेंगे तो आउटपुट एक्स आएगी, और एस टू लेंगे तो आउटपुट जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर जेड आएगा, फिर ऐसे इसने आउटपुट फंक्शन ले लिया। ठीक है, अब देखो इन्हीं एग्जांपल्स को हम ट्रेन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से बनाएं। ठीक है, तो देर आर टू वे रिप्रेजेंटिंग, देखो इसने बोल भी दिया है, देर आर टू वेज रिप्रेजेंटिंग ए फाइनाइट स्टेट मशीन एम इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो हमने फंक्शन लिखे हैं इनको हम बार बार एफ ऑफ एस नोड ए, एफ ऑफ एस नोड बी ऐसे लिखें, या फिर एक डायरेक्टली हम इसको एक टेबल बना देते हैं, यहाँ पे फंक्शन एफ और जी लिख देते हैं और यहाँ पे उनकी स्टेट लिख देते हैं। यानी अगर फंक्शन में हम एस नोड और ए डालेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? S1। एस वन। अगर फंक्शन एफ में हम एस नोड और बी डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? S2। एस टू। फिर फंक्शन एफ में अगर हम एस वन और ए डालेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो एस S2। टू। फिर S2। एस वन और बी डालेंगे तो एस वन। तो देखो ये 6 की 6 पॉसिबिलिटी थी। एक तो हम ऐसे लिखे इतना बड़ा, और एक हम इसको टेबल की फॉर्म में लिख दे, तो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल कौन सा है? टेबल है ना। टेबल। और यस सर। अब टेबल से भी आसान आएगा, ठीक है, टेबल से भी आसान डायग्राम कैसे? ग्राफ। यस सर। ये है डायग्राम इसका। ठीक है, देखो क्या यस होता है सर। कि दो है इसमें, एक तो सिंबल है, ठीक है, और एक तुम्हारे पास क्या है? आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट। देखो तुम्हें तुम्हें एक तो स्टेज नजर आ रही है, स्टेज तो जो सर्कल में है ना, जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को। ठीक है, हम यहाँ पे कितनी स्टेट ले रहे हैं? 3। 3। ठीक है, एक तो एस नोड और एक एस वन और एक एस टू। देखो बच्चों एस नोड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे है एस नोड। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एस नोड अगर तुमने ए ले लिया तो आंसर क्या आ रहा है? एस वन आ रहा है ना, एस यस नोड। सर। और फंक्शन ए दिया तुमने तो एस वन आ रहा है, तो यहाँ पे एस नोड है। ठीक है, यहाँ पे ए ले लिया तो किसकी तरफ जाएगा? एस वन की तरफ। और S1 की एस तरफ। नोड है और फंक्शन जी है, तो आउटपुट क्या आ रहा है? एक्स। नहीं समझ आया? यस सर। तो आगे जो आगे। हम एरो लेके चले हैं उसको ऊपर क्या, उसके ऊपर क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे। ठीक है, देखो जी यहाँ से अलग से बनाते हैं। मान लो तुम्हारे पास एस यस। नोड है, देखो ये डायग्राम कैसे बनाया है, वो देखो यहाँ पे एस नोड है, एक समझ लो, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे। एस नोड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, ए और बी। अगर तुम्हारे पास एस नोड ए ले लिया, एस नोड ए लेने से कौन सी स्टेज पे जाएगा? एस नोड ए एस वन पे जाएगा या एस टू पे S1 जाएगा? पे। एस वन पे। तो इस एरो को S1 पे। लेके जाओ एस वन पे, ये लेके चले गए हम एस वन पे। ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो अगर एस नोड ए लिया है तो ये एरो है, ये क्या आउटपुट देगी? तो ये रहा एस नोड और X। ये जी है तो एक्स है, तो इसके जो एरो है इसके ऊपर क्या लिख दो? एक्स लिख दो। ठीक है, कई बार हम ऐसे लिख देते हैं, या फिर कई बार इसको हम a बाई एक्स ऐसे भी लिख देते हैं। तो दोनों ही ग्राफ बनाए हुए उसने, ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है और ऐसे भी किया हुआ है। इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यस सर। अब एस नोड को, ये तुम्हारे पास एस नोड है और नेक्स्ट सिंबल क्या है? बी है, और वो किसको क्या स्टेट देगा? एस टू देगा ना। तो एस नोड है, यस सर। अगर तुम बी सिंबल लोगे तो वो तुम्हारे पास किसके ऊपर लेके चला जाएगा? एस वन पे भी लेकर जा सकता था, तो फिर हम एक एरो और बना देते, लेकिन ये एस टू पे लेके जा रहा है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि एस टू पे लेके चला गया। अब बताओ एरो एरो के ऊपर कौन सा सिंबल आएगा, यानी आउटपुट क्या आएगी? Y। Y। वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ये तुम्हारे पास हो गया काम एस नोड का। डू अंडरस्टैंड कैसे बनाया ग्राफ ये? यस सर। अब एस नोड का काम खत्म। अब एस वन पे आ जाओ। यहाँ पे तुम्हारे पास एस वन है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ए है, तो कौन सी स्टेट पे लेके जाएगा?
S2 पे, S2 तो ये तुम्हारे पास S है, S2 पे लेके चला गया बाय A, ठीक है। और आउटपुट बताओ क्या आएगी? X X इसके ऊपर लिख दो। फिर नेक्स्ट S1 अगर B पे लेके चला जाएगा तो आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास? S1, यानी S B पे लेके चला गया तो S1 आंसर आया, तो एरो ले जाके उल्टी इस पे ले आओ, ठीक है, ऐसे ले आते हैं और आंसर क्या आएगा तुम्हारे पास? आउटपुट क्या आएगी? Z Z इसके ऊपर लिख दो। S1 है, B सिंबल लिया तो उसी स्टेज पे रहेगा, तो उसी स्टेज पे रहेगा तो एरो वहां से निकालो और वहीं पे लगा दो दोबारा, ठीक है। Yes sir नेक्स्ट S1 का काम खत्म। Yes sir अब S2 पे आ जाओ। S2 है, और अगर तुम्हारे पास फंक्शन एफ ए है तो S2 में अगर ए लेंगे तो आंसर क्या आ रहा है तुम्हारे पास? S नोट एस नोड, तो यहाँ पे लेके चला जाओ, यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारे पास ए के कोरस्पोंडिंग आ जाएगा, ठीक है। और ए के कोरस्पोंडिंग आउटपुट क्या आएगी? जेड, जेड, X जेड, जेड को इस एरो पे लिख दो, ठीक है। ये जेड है ना ए के कोरस्पोंडिंग, ठीक है। और नेक्स्ट है तुम्हारे पास Yes लास्ट, sir Z अगर S2 को B के साथ करेंगे तो S1 पे जाएगा, तो ये S2 है, B के साथ किया तो ये S2 पे चला, S1 पे चला गया, ठीक है। और जब S1 पे जाएगा तो आउटपुट क्या दे रहा है? वाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई। और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? कंप्लीट ग्राफ। किसी को कुछ ना समझ में आया हो ग्राफ कैसे बनाया तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। सर हाँ जी। इनपुट वाला और इनिशियल स्टेट या फिर स्टेट डायग्राम तो सर्कल में आगे सर, और इनपुट इसके ऊपर, और हाँ जो आउटपुट फंक्शन हमें देगा वो एरो के ऊपर लिखना है, हाँ, या तो एरो के ऊपर लिख सकते हैं, और एक देखो या डायग्राम फिर इसमें। इनपुट इनपुट बाय में वो हाँ हाँ, आउटपुट। ऐसे भी लिख सकते हैं, इनपुट ठीक बाय आउटपुट, ठीक है। ए के कोरस्पोंडिंग ले रहे हैं, यस स्टेट ले रहे हैं, और नीचे आउटपुट जेड, तो ऐसे ए बाई जेड, बी बाई वाई एंड अप टू सन ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ओके सर तो एग्जाम्पल आप करोगे, ठीक है। ये तुम्हारे पास कोई भी मशीन दी हुई है और उसका डायग्राम बनाया हुआ है, बना लोगे ना इसको? यस सर पहले टेबल बना लो, टेबल से इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना लो। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रिंग, ठीक है। क्या होता है, अगर हमने एक मशीन ले ली जिसमें आउटपुट है, इनिशियल स्टेज है, फंक्शन एफ है, नेक्स्ट स्टेज फंक्शन जी, आउटपुट फंक्शन बी ए, फाइनाइट स्टेट में एंड इनपुट। अभी तो हम क्या डाल रहे हैं बच्चों? अभी तो हम सिर्फ एक एलिमेंट उठा रहे हैं कि ए उठा लिया, बी उठा लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, यानी अगर तुमने इन सिंबल को उठा के अगर एक स्ट्रिंग बना दी, स्ट्रिंग तो समझते हो ना बच्चों, जैसे ये बना दी ए बी बी, तो ये तुम्हारे पास क्या एक स्ट्रिंग है। बी ए, बी ए, ये तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है। ए बी ए, ये तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है। समझ गए? अब जो तुम्हारे पास काम चलेगा यस सर वो ये चलेगा कि इनका जो आंसर है वो क्या आएगा? आउटपुट स्ट्रिंग, आउटपुट स्ट्रिंग। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो आंसर क्या आएगा? इससे कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर है वो क्या आएगा? फिर इससे नेक्स्ट स्टेज पे भी जाएंगे हम, इससे कॉम्प्लिकेटेड स्टेट पे। तो ये तुम्हारे पास है, जैसे ए बी लिखी है वहां पे तुम्हारे पास जो स्ट्रिंग है हमने ये ले ली, y1 y2 एंड अप टू सो ऑन yn, ठीक है। इसके कोरस्पोंडिंग हमने फंक्शन लगाया, और जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसको हमने ले लिया x1 x2 एंड अप टू सो ऑन xn। तो ये कैसे आता है? ये आता है इफ देयर एग्जिस्ट स्टेट s नोड s1 sn सच दैट एस आई इज इक्वल टू एफ ऑफ एस आई माइनस वन एक्स आई, ठीक है। और आई की वैल्यू है वो तुम्हारे पास होगी 1 2 एंड अप टू सोन एन तक। सिमिलरली वाई आई देगा कब? जब जब जो आउटपुट फंक्शन है जी उस पे हम एस आई माइनस वन लगाएं और एक्स आई लगाएं तो वो तुम्हारे पास वाई आई दे दे, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारे पास 1 से 2 और 2 से 3, ठीक है। तो ये अगर ऐसा है तो वो इनपुट स्ट्रिंग का आउटपुट स्ट्रिंग आंसर देगा, अगर तुम्हारे पास इस टाइप से फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। जैसे यही हमने जो ऊपर लिया था, हमने ले लिया यहाँ पे आई है इनपुट सिंबल, वो ले लिए ए बी, आउटपुट सिंबल है वो ले लिए 0 1, और जो स्टेट है वो हमने दो ले ली, एक तो एस नोट ले ली और एक S1 ले ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एस नोट ए, ये डिफाइन कर दिए उसने। ये तुम्हारे पास नेक्स्ट स्टेज फंक्शन है, ये तुम्हारे पास क्या है? जी आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। we had shown that m is equal to a machine, finite state machine। जो finite state machine है उसकी जो सिंबल है वो एफ एस एम, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। we want to find the output string of this। देखो हमने लिखा था ना ए बी बी एंड अप टू सोन। अब देखो यहाँ पे
तो हमारे पास है ए बी 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 ए। तो यहाँ से चलेंगे बच्चों, ए से चलेंगे और ए पे ही खत्म कर देंगे, यानी ए ए बी ए बी बी ए, ये दे रखे हैं ना उसने। पहले ए पे उठाएंगे, यस सर। ए पे उठा के स्ट्रेट एस नोट से स्टार्ट करेंगे, फिर इस पे जाएंगे नेक्स्ट ए पे, फिर ए से बी पे जाएंगे, फिर बी से ए पे जाएंगे, फिर ए से बी पे जाएंगे, बी से ए और लास्ट में ए आ जाएगा। तो जो इसका आंसर है यानी ए बी बी, इसका आंसर तुम्हारे पास एक यूनिरी फॉर्म में यानी 00110 इस टाइप में आएगा आंसर, क्योंकि जो तुम्हारे पास आउटपुट सिंबल है वो तुम्हारे पास क्या दिए हुए हैं, 0 और 1 दिए हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जस्ट नोटेशन है। अगर 0 1 की जगह तुम्हें एक्स वाई दिया होता तो जैसे इसका आंसर वैसे आ जाता, एक्स वाई वाई एंड अप टू सो। ठीक है, कई बच्चे सोचते हैं इसका आंसर ऐसे आएगा, ए का मतलब है 0 और बी का मतलब है 1, तो इसका आंसर 0 0 1 0 1 1 0 ऐसे आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इट्स डिपेंड अपॉन द फंक्शन एफ एंड फंक्शन जी। ठीक है, किसी को कुछ ना यस सर। समझ में आया हो? अब देखो कैसे करना है वो देखो। तो सबसे पहले उठा लो सिंबल ए और स्टेट एस नोड। ठीक है, इनिशियली वी रन, नीचे जो टेबल बनाई ये ग्राफ है, जो पैराग्राफ है इसको समझो आसान। पहले इनिशियली वी आर इन स्टेट एस नोड, द फर्स्ट सिंबल इनपुट इज ए, तो हम सबसे पहले जाएंगे एस नोड ए, और एस नोड ए पे जाएंगे तो एफ है वो क्या दे रहा है बच्चों, एस नोड। एस नोट। ठीक है, देयरफॉर द आउटपुट इज एस नोड और एस नोड ए है, और हम जो आउटपुट फंक्शन है वो भी साथ के साथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ए के कोरस्पोंडिंग है और इसके कोरस्पोंडिंग जो आंसर आया है वो एस नोड आया है, और एस नोड ए पे आउटपुट क्या है बच्चों, 0। 0। तो इसका जो आउटपुट हम लिखने जा रहे हैं, तो उसको जो पहला सिंबल होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, जितने यस सर। जितने वर्ड इसमें हैं उतने ही इसके आउटपुट में आएंगे। नेक्स्ट, फिर देखो ए पे गए, फिर दोबारा भी ए पे आ रहे हैं और दोबारा फिर एस नोड तुम्हारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे करेंगे, देखो देख, द एज पॉइंट आउट ऑफ द एस नोड, नेक्स्ट सिंबल अगेन ए, दोबारा तुम्हारे पास जो नेक्स्ट सिंबल है वो अगेन ए है। तो सिमिलरली आउटपुट हम करेंगे जी ऑफ एस नोड कोमा ए, तो वो तुम्हारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 0। तो ए के कोरस्पोंडिंग दोबारा क्या आ जाएगा, 0। अब देखो ए के बाद क्या गिवन है, बी। बी। किस स्टेज पे है हम फिलहाल, एस नोड स्टेट एस पे। नोट पे। इनपुट सिंबल क्या है, बी है, तो यहाँ पे एफ लिखेगा तो वो कितना आएगा, S1। जी लिखेगा तो जी ऑफ एस नोड कोमा बी, और वो क्या गिवन है यहाँ पे, 1। तो बी के कोरस्पोंडिंग नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नहीं समझ आया? ए से ए पे गए, फिर ए से बी पे गए, जब एस नोट ए पे गए तो आंसर 0 आउटपुट, फिर एस नोट ए है, नेक्स्ट सिंबल क्योंकि ए ही था तो ये भी 0 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट सिंबल बी है, तो एस नोट स्टेट पे है और नेक्स्ट सिंबल ए की जगह बी है, तो एस नोट बी है वो तुम्हारे पास 1 गिवन है, तो यहाँ पे जो बी के कोरस्पोंडिंग है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया समझ? और यस फिर सर, मतलब एस नोट लेके चले सर तो उस पे नेक्स्ट स्टेज फंक्शन बी और आउटपुट फंक्शन बी। दोनों साथ साथ, हाँ। इनपुट इनपुट जितनी है उन पे सभी पहले एस नोट पे के साथ सबका निकाल दें सर। हाँ, अब देखो एस नोट बी है, एस नोट बी में अगर हम और नेक्स्ट स्टेज फंक्शन लिखे तो वो देखो एस नोट बी के कोरस्पोंडिंग क्या आया है, एस वन आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये रहा। यस सर। तो एस यहाँ वन। पे क्या आ जाएगा एस नोट की जगह अब, S1, और नेक्स्ट सिंबल बी से नेक्स्ट सिंबल क्या है, बी के ए। कोरस्पोंडिंग तो 1 आ गया, ए, तो S1 कोमा ए आ जाएगा। अब इसका आंसर देख लो क्या है, S1 ए का क्या है, जी ऑफ S1 ए कितना है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा। अब देखो S1 ए है, S1 ए है तो स्टेज किस पे जाएगा, S1 ए, दोबारा स्टेज S1 है ना, तो नेक्स्ट लिखेंगे जी ऑफ S1, और अब देख लो नेक्स्ट सिंबल क्या है, ए से ए पे, ए से बी से और बी से ए पे हम जा चुके हैं, और नेक्स्ट सिंबल अब क्या है, बी, तो S1 बी, जी ऑफ S1 बी, कितना आंसर है, 0। यस सर। तो 0। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जी ऑफ S1 बी था, किस स्टेज पे जाएंगे, S1 बी है, दोबारा S1 पे ही। ठीक है, यस S1 सर। लिख दो यहाँ पे, नेक्स्ट सिंबल क्या है, बी की, बी है, तो S1 और बी, और S1 बी दोबारा क्या दिया हुआ है, 0, तो यहाँ पे क्या आ 0। जाएगा, 0। और अब देखो S1 बी है तो किस स्टेज पे चले गए, S1 पे चले गए। ठीक है, तो जी ऑफ यस S1 सर। और नेक्स्ट सिंबल क्या है, ए है, तो ये आ जाएगा जी ऑफ S1 ए, और S1 ए कितना है, 1। 1, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1। सो दिस इज योर आउटपुट
स्ट्रिंग। कैसे फाइंड आउट करिए वो तो समझ में आ गया ना। और ये तुम्हारे पास क्या थी, इनपुट स्ट्रिंग। किसी को कुछ ना समझ में आया तो मुझे बोल दो यहाँ पे, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ही सिखाऊंगा, बाकी जो इनपुट आउटपुट कैसे आते हैं वो तुम्हें खुद फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। यानी जो सब कुछ डिपेंड करेगा, वो जो तुम इनपुट स्ट्रिंग लेके चल रहे हो उस पे, नेक्स्ट स्टेज फंक्शन पे, और आउटपुट फंक्शन है उस पे, ठीक है। इन तीनों पे तुम्हारे पास इसकी वैल्यू है वो डिपेंड करेगी। इज दैट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? तो ये तुम्हारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल आप करोगे, बाइनरी एडिशन आता है किसी को? कैसे करते हैं बाइनरी एडिशन? जैसे 1 1 0 1 0, 1 1 0 1 1, फर्स्ट के साथ सर फर्स्ट की एडिशन करते सर दूसरे फिर वो तो 2 आ जाएगा। एक पॉइंट बताओ कैसे आएगा? जैसे ट्रू फॉल्स में वो एंड के साथ और के साथ करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और जीरो को बताओ। अगर हम फॉल्स मान लें और 1 को ट्रू मान लें तो वही वाली चीज उस पर निकलती है। एग्जैक्टली तो बच्चों बताओ, जैसा इसने बोला है, लड़की ने, बच्चे ने, तो बाइनरी ऑपरेशन को ऐड करना जो अभी हम ऐड कर रहे थे वैसे ही ऐड करेंगे, है ना। तो इसने सबसे यस पहले सर। पेयर बना लिए। मान लो तुम्हारे पास इसका आंसर है वो ऐसे दिया हुआ है 1, तो पहले हमने जिसको ऐड करना है वो 1 1 0 1 0 1 1, इसको ऐड करना है हमने 0 1 1 1 0 1 1, इन दोनों को तुमने ऐड करना है। तो सबसे पहले इसने पेयर बना लिए यहाँ से, इसका 1 और इसका 0, तो ये यहाँ से इसका 1 और इसका 1, यहाँ से 1 1 आ गया, फिर यहाँ से अगेन 1 1 आ गया, फिर यहाँ से 0 0 है, यहाँ से 1 1 है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग बोलता है वेयर, और लास्ट में जो तुम्हारे पास है वो ब्लैंक स्पेस भी आ सकता है लास्ट में 1 0 के बाद। उस ब्लैंक स्पेस को उसने क्या बोल दिया, बी बोल दिया, फिर बी फॉर ब्लैंक। एंड द आउटपुट स्ट्रिंग शुड बी दिस। तो ये आउटपुट स्ट्रिंग कैसे आई है बच्चों, ये बता दो मुझे। इनका आपस में ज्वाइन कर देंगे सर। ज्वाइन करने से आ रही है ये। 1 और 1 का ज्वाइन तो 1 होता है, 1 और 1 का भी ज्वाइन 1 होता है, 0 का और 0 के साथ 0 होता है, उससे तो नहीं आ रही, है ना। नो सर। तो ये नो सर इसको तो नहीं ये होगा। होमवर्क है तुम्हारे लिए, बताइए कैसे आएगी ये, ठीक है। कल पूछूंगा मैं क्लास में। ओके सर। और ये कुछ एग्जांपल है बच्चों इसके डायग्राम के जो आज हमने बनाया है, बना सकते हो ना इनको। यस सर। जहाँ पे हमने एक्स वाई जेड लिया, इसने 0 1 यानी बी 2 है उसके एलिमेंट ले लिए, ठीक है। जो मशीन हम पढ़ रहे हैं उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन को जो हम ऐड करते हैं उस पे तो हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट पे डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये कंप्यूटेशनल थ्योरी में, यानी कंप्यूटर देखो जितने भी जो हमारे पास बाउंड्री बाइनरी ऑपरेशन है 0 0 1 0 एंड अप टू सो, उन सभी का यूज हम कंप्यूटर में ही करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग में, ठीक है। अब ये सब हम जो फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ रहे हैं, इन सभी का यूज हम कंप्यूटर में करते हैं। जैसे रिसर्च लेवल पे जाके तुम्हें 10 क्रॉस 10 के डिटरमिनेंट अगर फाइंड आउट करने हो, ठीक है, अगर मैं तुम्हें एक डिटरमिनेंट दे दूं 10 क्रॉस 10 है, तो तुम कितनी देर में करोगे उसको, बताओ। 2 घंटे में। मे इसलिए बी सर। मुश्किल हो सकता है अगर मैं बहुत ज्यादा, अगर तुम्हें लार्ज टर्म दूं, ठीक है, लार्ज वैल्यू दे दूं डिटरमिनेंट में, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है 10 क्रॉस 10 के डिटरमिनेंट को सोल्व करना। लेकिन आप अगर मैटलैब या कोई भी सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिका कैलकुलेटर है, उनमें अगर आप डायरेक्टली करोगे तो वो डायरेक्टली तुम्हारे पास आंसर दे देगा। यानी जो तुम्हारे पास जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, वो 0 1 1 0 एंड अप टू इस टाइप की बाइनरी लैंग्वेज है उसको पढ़ता है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो यही है, ग्रामर एंड लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज हम जब पढ़ेंगे, लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। और ऐसे ही हम फाइनाइट स्टेट मशीन है उसके लिए जो हम नेक्स्ट स्टेज फंक्शन एफ ले रहे थे, आउटपुट फंक्शन जी ले रहे थे, उसकी हम जनरलाइजेशन भी कर सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये एग्जाम में आया हुआ है, इक्विवेलेंस जो फाइनाइट स्टेट मशीन है वो तुम्हारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगी, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चों? द एम ऑफ दिस सेक्शन इज टू ऑब्टेन एन इक्विवेलेंट मिनिमल मशीन फॉर सम गिवन मशीन। फर्स्ट वी ट्रीट इक्विवेलेंट स्टेट्स intuitively. Two states are equivalent if and only if they produce the same output. दो मशीन इक्विवेलेंट जब होती है जब दोनों की आउटपुट हमारे पास क्या हो, सेम। अगर हम उनके फंक्शन, नेक्स्ट स्टेज फंक्शन और आउटपुट फंक्शन उस पे ना जाके सिर्फ हम उनकी आउटपुट देखें तो दोनों की दोनों जो मशीन है वो तुम्हारे पास क्या आ जाएंगी, इक्विवेलेंट हो जाएंगी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मशीन। यानी हमने जो पहली मशीन है वो ले ली है, ठीक है, मशीन टू स्टेट एस आई और एस जे बिलोंगिंग टू एस आर सेट टू बी। अब स्टेट इक्विवेलेंट कब होगी? यानी अगर दो स्टेज इक्विवेलेंट हो तो हम इसको ऐसे लिखते हैं एस आई, ठीक है, ये इक्विवेलेंट का साइन है जे। अगर तुम्हारे पास इफ एंड ओनली इफ, अगर तुम्हारे पास जो आउटपुट फंक्शन है वो ऐसा आ जाए, अगर एक्स पे, ठीक है, एस आई हमने लगाया और जी ऑफ एस जे पे एक्स लगाया तो जो तुम्हारे पास आंसर है वो दोनों के दोनों क्या हो, सेम हो, यानी कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो, तो हम बोलते हैं कि स्टेज एस आई और स्टेज जे है वो क्या है, इक्विवेलेंट। तो ये तुम्हारे पास डेफिनेशन है इक्विवेलेंट स्टेज की, और इक्विवेलेंट स्टेज से हम क्या जाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन पे, ठीक है। तो ये जो थ्योरम यस है सर। यहाँ से हम कल डिस्कस करेंगे, अब जो रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास डायरेक्टली, ठीक है। तो कल हम ये पढ़ने से पहले तुम्हें स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम टेबल जो है ये तो सब तुम्हें पता होने चाहिए, इसके आगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर वो नहीं बनाना आया तो फिर कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा। क्लियर है? ओके सर। एनी अदर डाउट?